तो पहला सवाल ये है कि धरती पर लोग अमर है? नहीं है। मतलब एक ना एक दिन मरेगा। देखो धरती पर एक समय था डायनासोर, अब है? नहीं है। इसी प्रकार बाघ की प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? उसमें जनन वृद्धि जो हो रहा है अब नहीं हो पा रहा उतना, इस कारण वो खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे घट रहा है ना संख्या। देखो राहुल, तुम दोनों अलग हो जाओ तो बोले थे बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, तुम लोग नहीं है मानंद। क्या समझा रहे थे कि एक समय यहाँ डायनासोर थे धरती पर, अब नहीं है। यानी ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन, ये जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। धरती पर जैसे हम लोग जैव प्रक्रम पढ़े, पोषण पढ़े, शोषण पढ़े, नियंत्रण समन्वय पढ़े, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी था, धरती पर जीवित रहने के लिए जरूरी था। लेकिन ये जनन जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, एकर बिना जिंदा रह सकते हैं। ये जरूरी किसके लिए आशीष? देखो नजर हटाओगे नाम लिया आएगा ही नहीं आएगा। ये किसके लिए जरूरी है? ये धरती पर हमारा जो जाति है वो लगातार बना रहे, है ना। जैसे मनुष्य धरती पर कभी खत्म न, करोड़ों वर्ष से धरती पर है ना मनुष्य, कैसे है? जनन के कारण ही है। इतना समझ में आ रहा है ना? धरती पर लोग करोड़ों वर्ष से है, किसके कारण? बिल्ली देखो धरती पर कब से है, किसके कारण? यदि जनन ना होता तो खत्म होता। बायोलॉजी में अभी तक हम लोग जो पढ़े जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन, नियंत्रण, समन्वय, वो जीवित रहने के लिए जरूरी था। ये जनन अपनी जाति को पृथ्वी पर सतत बनाए रखने के लिए जरूरी है। इतना समझ में आया? जनन जरूरी क्यों है, समझ में आया? क्यों जरूरी है? पृथ्वी पर लगातार मनुष्य तो जो भी जीव है, जीव अपने संतान को पृथ्वी पर लगातार अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जीवित रहने के लिए जनन जरूरी नहीं है ना। ये थोड़ा आप समझते हैं क्या जनन? ये तो समझ में आ गया जनन जरूरी क्यों है ना। जिस प्रकार श्वसन पोषण जरूरी है जीवित रहने के लिए, इस प्रकार जनन जरूरी है अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए। यदि जनन नहीं होगा तो मनुष्य एक दिन धरती पर से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। जनन ही है, बार बार जनन होते हैं तो क्या होता है? मनुष्य की संख्या बढ़ रहा है, किसके कारण? जनन के कारण। तो क्या है जनन? आप समझते हैं जनन है क्या? किसी जीव यानी वनस्पति या प्राणी द्वारा, जीव बोलने के मतलब चाहे वो वनस्पति हो या प्राणी हो, यानी जंतु हो या पादप हो, है ना, अपने जैसे, सदृश का मतलब क्या होता है? अपने जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करना। अपने ही जैसे संतान का जन्म देना, अपनी जाति का वृद्धि करना। जैसे मनुष्य को वृद्धि कर रहा है, बिल्ली का वृद्धि कर रहा है, गाय अपने जैसे वृद्धि कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? जनन। नॉर्मल डिफिनेशन एग्जाम में आया, जनन किसे कहते हैं? तो जीव अपने जैसे संतान की वृद्धि करते हैं, अपने जैसे जाति का वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन। यानी किसी जीव यानी वनस्पति या प्राणी द्वारा अपने जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन। क्या कहलाता है? जनन। अब अगला है जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ये दोनों है क्या? ये विधि है। जैसे जनन क्या है? अपने जैसे संतानों को जन्म देना, अपने जैसे क्या कहलाता है? जनन। अब ये अपने जैसे संतानों को जन्म देने की दो विधि है। अपने जैसे संतानों को जन्म देने की विधि कितना है? नंबर एक अलैंगिक जनन और नंबर दो लैंगिक जनन। ये क्या विधि है इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं आगे। क्लियर हो रहा है बात? ये बात समझ में आया? दो ही चीज समझे, जनन क्या है, जनन जरूरी क्यों है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है ना तो धरती सुना पड़ जाएगा ना। जनन क्या है और जनन जरूरी क्यों है। दूसरा जनन कितने प्रकार के हैं, क्लियर हुआ? अब मन में आ रहा है कि अलैंगिक जनन क्या है ना। आप जानते हैं ये अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वह जनन, अलैंगिक जनन क्या? वह जनन जिसमें दो जीव की भागीदारी नहीं होती है, यानी स्त्री और पुरुष, नर और मादा की भागीदारी इसमें नहीं होती है, बल्कि एक अकेले जीव द्वारा ही संतान उत्पन्न की जाती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जहाँ एक जीव ही जनन कर ले
एक जीव ही अपने जैसे संतान उत्पत्ति कर ले, इसमें दो जीव की जरूरत ना पड़े, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। कितना आसान डिफिनेशन है। हाँ वो चलो डिफिनेशन, डिफिनेशन समझना है। लैंगिक और लैंगिक जब आया तो मन में सवाल आया ना, अलैंगिक क्या है? जिसमें दो जीव भाग नहीं लेते हैं, जिसमें एक अकेला जीव ही अपने जैसे संतान उत्पत्ति कर लेता है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। कौन जनन? अलैंगिक जनन। दूसरा सब जानते हैं लैंगिक जनन क्या है। इसका कुछ विशेषता बल दिया है। इसको कैसे करते, सवाल तो आता है कि एक अकेले जीव कैसे कर लेता है ना। अभी तक तो हम लोग सुने हैं कि जन्म दो नर और मादा मिलने से होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में एक अकेला जीव ही कैसे करता है? क्या विशेषता है? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। विभिन्नता क्या होता है? अंतर, डिफरेंस ना होता, एकदम एक जैसा होगा, वो अपने जनकों के समान होगा, अपने पिता के समान होगा। लेकिन लैंगिक जनन जहाँ नर और मादा मिल करके जनन करते हैं, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है ना। उसमें क्या अंतर पाया जाता है? अपने माँ बाप का जैसा लक्षण होता है उसमें, लेकिन हूबहू माँ बाप के जैसा नहीं होता है ना। अंतर, डिफरेंस आता है। अभी एक दो अंतर समझ में आ गया। और लैंगिक जनन में भिन्नताएं नहीं होता है, और लैंगिक जनन में भिन्नताएं, दोनों में डिफरेंस याद आया। और लैंगिक जनन में पहला तो यही समझ गए कि और लैंगिक जनन में एक ही जीव अपने संतान उत्पन्न कर लेता है, और लैंगिक जनन में दो भाग लेता है ना। दूसरा क्या समझ में आया? और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं होती है, यानी इसमें अपने जनकों के समान हूबहू दिखते हैं संतान। और लैंगिक जनन में संतान, हाँ गुण रहता है ना, अपने लक्षण, पिता का माता का लक्षण उसमें होता है, लेकिन हूबहू मैच नहीं करता है। समझ में आया? लैंगिक जनन और अलैंगिक, इतना समझ में आ गया होगा कि मनुष्य लैंगिक जनन करता है, ये समझ में आ गया। क्योंकि इसमें संतान अपने माता पिता की लक्षण जरूर होता है, माता पिता वाला देखकर बता देता कि तुम लगता है बेटा हो रे ना, लक्षण से बात जान गया। लेकिन बाप की जैसे हूबहू फोटो कॉपी नहीं होता है। और अलैंगिक जनन में पता ही नहीं कर पाओगे, सब एक जैसा हूबहू एकदम, है ना। दूसरा, हाँ चलो क्या सवाल है पूछ लो पहले, तुम क्या बोला था? हाँ हूबहू नहीं दिखता है। जिसे किसी का पुत्र उसके जैसे हूबहू नहीं दिखेगा, है ना। वो अलग चीजें हैं, जिसे निर्माण में कुछ चीजें मैच कर जाए, वो सिर्फ फिल्मों में ही अभी तक देखा गया है, वास्तविक में बहुत कम। अरे वो चीज हम शकल के रूप में वायरल कर दिया गया है, हूबहू वो भी नहीं है, उसमें भी विभिन्नताएं हैं। हाँ थोड़ा कुछ चेंजिंग लोग आते हैं आजकल, प्लास्टिक सर्जरी से की नहीं होता है, लोग वो सब करवा के थोड़ा मैचिंग करवा लेते हैं। आजकल क्या क्या नहीं लोग बन जा रहा है, तो उसकी अलग बात है। हमारे कहने का मतलब लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है, और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं, उसमें सब एक जैसा दिखता है। इसमें क्या है दूसरा विशेषता? कह रहे कि उत्पन्न संतान, किसमें देखो अलैंगिक जनन की विशेषता, उत्पन्न संतान अनुवांशिक और शारीरिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होते हैं। यानी अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने पिता के समान दिखते हैं। किस रूप में? शारीरिक रूप में और अनुवांशिक गुणों के रूप में, लक्षण भी और शारीरिक रूप से एकदम हूबहू दिखेगा। किसमें? अभिषेक किसमें? अलैंगिक जनन में। दो विशेषता है, अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, समझ में आया? नेक्स्ट बात, अब जानते किन किन जीवों में किस तरह से होते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधियां कैसे होते हैं? एक कोशिका है ना, एकल जीव यानी कि जहां एक ही जीव मिल करके जनन कर लेता है। जनन करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ता, नर और मादा भाग जनन में नहीं लेता, उसमें अकेले एक जीव अकेले आप जनन कर लेता है, और कहते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो एक पहला विखंडन विधि, पहला कौन विधि, कौन सा विधि है? पहला विखंडन विधि। विखंडन कहते हैं ये खंडन, एक ही बात हुआ। लिख रहे कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा नए जीव बनते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं,
पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? द्विखंडन और बहुखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? एक जीव है, यही जीव बड़ा हुआ हुआ दो भागों में बट गया, फिर दो बन गया, यही तो हो गया ना। एक एक था पहले, अब वह बीच में टूट के दो बन गया। जैसे तुम यहाँ जीव देख रहे हो, अमीबा का मूल रूप इस तरह था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर इस तरह से बड़ा हुआ, धीरे धीरे बीच में भाग बना, अब दुगो बन गया। एगो अमीबा से देखो क्या बन गया? दुगो बन गया, तो हो गया ना। अगर दुगो भाग लिया? नहीं लिया। अकेले अमीबा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होते 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 क्या हुआ? दुगो बन गया। यही होता है विखंडन। विखंडन में जीव क्या होता है? एक ही जीव दो भाग में बट जाता है, और फिर दुगो जीव बन गया, फिर अभी वो दुगो बन जाएगा, फिर अभी वो दुगो बन जाएगा, धीरे से धीरे धीरे बढ़ता है उसे। वो बड़ा होकर मर नहीं जाता, बड़ा होकर दुगो बन जाता है। हाँ, उसी तरह जनन करते हैं। जैसे अब दुगो बन गया ना, अब नया जीव बन गया। वो पहले जैसे एक जीव था, धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, तब बीच में टूट के क्या होगा? वो दुगो अब नया है, वो पहले का नहीं है, अब दुगो नया है। देख रहे एक अमीबा था, इस तरह नाभि का लंबा होना, नाभि का विभाजन देखो बीच में दुगो हुआ ना, फिर शरीर का विभाजन, पहले नाभि का विभाजन होगा अंदर वाला, उसके बाद क्या होगा? शरीर का विभाजन, और उसके बाद दोनों शरीर अलग अलग हो गया, अब दुगो जीव नया बन गया, फिर ये अलग अलग विभाजन करेगा। इस तरह से जनन करता है अमीबा के। उसको कहते हैं नाभिक, जो अंदर में क्या है वो नाभिक। पहले नाभिक का ही विभाजन देखो, एक था धीरे धीरे बड़ा हुआ, नाभिक दो भाग में बटा, फिर शरीर दो भाग में बटा। नाभिक कोई परमाणु पड़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। केमिस्ट्री पढ़ा है ना। उसी तरह जो अमीबा होता है, बीच में होता है केंद्रक, कोशिका में जो होता है केंद्रक, उसको कहते हैं नाभिक। वो पहले दो भागों में बढ़ता है। ये नहीं कहें कि मतलब क्या है, लैंगिक जनन में जीव पहला क्या है? विखंडन। विखंडन में क्या होता है? जीव दो भाग में बांट जाता है। दो भाग में बांट रहा है तो द्विखंडन, और दो से अधिक भाग में बांट रहा है तो बहुखंडन। आयरन से ही जनन करता है। देख रहा है जीव किस किस प्रकार की जनन करता है, समझा रहा है बात? और लैंगिक जनन में जीव अकेले जनन कैसे कर रहे हैं पता चल रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अच्छा, आयरन होता है, एक जीव होता है, वही जीव दो भागों में बट जाता है, दुगो बन गया, फिर अभी वो दुगो में बटेगा, अभी वो दो भागों में बट जाएगा। ये कोशिकीय जीव है, ईरन से अपने जाति करता है। दूसरा है पैरामीशियम का द्विखंडन। देखो एक जीव था पैरामीशियम का, ऐसे नहीं दिख रहा है? देखो ऊपर में अमीबा में द्विखंडन, और नीचे क्या है? पैरामीशियम या में द्विखंडन। याद हो पैरामीशियम का एक जीव है, मौखिक नलिका का लंबा होना, धीरे धीरे सभी जो नलिका क्या हुआ? लंबा हुआ है ना। नाभि का विभाजन हुआ, देखो ये एगो इसमें है, यहाँ देखो इसमें दुगो हो गया, ये से बना। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ देखो शरीर का विभाजन होना, धीरे धीरे शरीर विभाजन होने लगा, इस तरह देखो ये दुगो बन गया पैरामीशियम। ये द्विखंडन के उदाहरण है। ईरन से जीव जनन करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। समझ में आया बात? हाँ, दोनों द्विखंडन का उदाहरण है। और लैंगिक जनन का पहला भाग समझ में आया, नाम क्या है? विखंडन। विखंडन समझ में आया? पहले सवाल ही और लैंगिक जनन करता कैसे होगा, मन में आ रहा होगा, अब समझ में आ गया। इसमें होता क्या है? एक जीव होता है, धीरे धीरे वही दो भाग में बट जाता है, कहते हैं विखंडन। ईरन से वो जीव में क्या करते हैं? अपनी जाति का निर्माण करते हैं। नहीं, इसका भी प्रक्रिया है, जिस प्रकार मनुष्य में प्रक्रिया है उसका भी प्रक्रिया है। कब इसका विभाजन होगा? चलो आओ समझते हैं बहुखंडन। द्विखंडन का दो उदाहरण था, बहुखंडन क्या है समझते हैं। ऐसा विखंडन जिसमें एक जीव अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में दो से अधिक भागों में टूटकर अपने जैसे संतान का निर्माण करता है, बहुखंडन कहलाता है। देखो क्या बता रहे हैं? बहुखंडन ऐसा विखंडन जिसमें एक जीव अनुकूल या प्रतिकूल, ये क्या हुआ? अनुकूल और प्रतिकूल कुछ समझते हो थोड़ा बहुत भी?
कुछ नहीं। अच्छा, हवा जब चलता है, तुम इधर चल रहे हो और हवा इधर से चल रहा है, तो हवा तुमको ठेलने चलने में मदद करता ही नहीं करता है, और कहते हैं अनुकूल। और तुम इधर चल रहे हो, हवा उधर से चल रहा है, तो दिक्कत हो चलने में, और कहते हैं प्रतिकूल। ये बात अभी जस्ट समझा, ये पहले व्यक्ति जानता था। बस अनुकूल यानी हमारे स्थिति के अनुरूप, हम जो काम करना चाहते हैं उसी के अनुरूप अनुकूल, और हम जो करते हैं उसके प्रतिकूल काम हो रहा है, तो और कहते हैं विपरीत यानी प्रतिकूल। तो वही कर रहा है कि ऐसा विखंडन जिसमें एक जीव अनुकूल यानी परिस्थितियों के अनुसार, या तो प्रतिकूल परिस्थितियों के विपरीत, जैसे वो जीव अभी चल रहा है और उस पर कुछ गिर गया और 2 टुकड़ा में बट गया, तो 2 जीव बन गया। या तो गिरा 3-4 टुकड़ा हो गया, वो तो 3 जीव बन गया। उन्हें वो जानबूझ के तो नहीं किया, प्रतिकूल परिस्थिति हुआ, ऐसा कुछ हुआ है ना। जैसे यहाँ एक उदाहरण है प्लाज्मोडियम का, यानी द्विखंडन में एक जीव 2 थी में बढ़ता है, जबकि बहुखंडन में क्या होता है, एक जीव 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, फिर उतना जीव नहीं। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, इसमें एक बीज होता है, एक बीज। पेड़ पर रोपते हैं, मकई का क्या होता है, एक बीज रोपते हैं, एक ही बीज, और वही विभाजन हो करके अंकुरित हो करके कितने सारे बीजों का निर्माण कर देता है अंदर में। एक वो आलू रोपते हैं ना, एक ही आलू से अंकुरित होकर के वो विभाजित होकर के समझें तो कितने बन जाते हैं, बनते हैं नहीं बनते हैं, 2 से तो ज्यादा ही बनता है ना। और क्या कहते हैं, बहुखंडन। क्या बोलते हैं देखना, तो ये प्लाज्मोडियम का एक उदाहरण है। इस प्रकार ये आवरण था और इतने सारे बीजों का निर्माण हो गया है ना। पहले होता बीजाणु जनन, फिर आंतरिक आवरण, और फिर ये फट जाएगा, सब निकल जाएगा, अलग अलग बीज बन गया। एक प्रक्रिया है, हाँ, सब प्रक्रिया के अनुरूप होता है। समय पर सब कुछ होता है ना। तो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन क्या है, जब एक जीव 2 भाग में टूटकर, तो उसे कहते हैं द्विखंडन। बहुखंडन जब एक जीव 2 से अधिक, 2 से, और कहते हैं द्विखंडन का उदाहरण, द्विखंडन का उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और बहुखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम। वो तुमको हम समझाए ताकि विजन में आ जाए, याद रखना है एग्जाम में। क्या, प्लाज्मोडियम। द्विखंडन का उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। बहुखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम। एग्जाम में आलू प्याज बैंगन नहीं आएगा। तुम्हें समझना होगा ना कि एग्जाम में क्या जवाब देना। देखो, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी अलैंगिक जनन का ही भाग है, इसलिए यहाँ समझ रहे हम लोग। अलैंगिक जनन में पहला बात समझ गए, विखंडन। विखंडन 2 प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। अब हम लोग समझने वाले हैं पुनरुद्भवन। क्या समझ रहे हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के मतलब थोड़ा बहुत समझता होगा तो ये लगता होगा फिर से जन्म होना ना। क्या है, इस जनन में यदि जीव का शरीर किसी कारणवश कई टुकड़ों में कट जाता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो प्रत्येक भाग अलग अलग वृद्धि करके एक पूर्ण नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसे ही कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तुम सहजन का पेड़ को देखना, 4 टुकड़ा काट के अलग कर देना, और 4 को कर दो, 4 को नया पेड़ बन गया। बस इसमें एक जीव के शरीर को कई टुकड़ा में बांट दो, अलग अलग जीव बन जाएगा। वो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। समझ में आया, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या है, इस जनन में यदि जीव का शरीर किसी कारणवश को काट दिया या तो हवा में टूट गया, किसी कारणवश कई टुकड़ों में बंट जाता है या कट जाता है, तो प्रत्येक भाग अलग अलग वृद्धि करके एक पूर्ण नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसे ही कहते हैं पुनरुद्भवन या इसका उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया का दिया। देखो, एक जीव था, इस तरह से धीरे धीरे बड़ा हुआ है ना, इस तरह से देखो अलग अलग जीव, देखो ये अलग धीरे धीरे बना, इसको काट के अलग रोप दिया, अलग जीव बन गया है ना। इस तरह देखो, कली का धीरे धीरे अलग होना, फिर अलग पौधा बन जाना, इसको पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म।
हम लोग के उदाहरण में सहजन का है, ऐसे काट डाले वो काटो, अलग जगह रोप दो। हाँ, बहुत सारा इस तरह है। एग्जाम के लिए याद रखना है क्या, प्लेनेरिया या हाइड्रा। हाँ, सिनवायर भी लग जाता है। तो समझ में आ रहा ना अलैंगिक जनन कैसे हो रहा है, पहले लग रही होता कैसे है, क्या सब प्रैक्टिकल मनुष्य हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। अभी बोल रहे सर मनुष्य भी अलैंगिक जनन कर लेता था, कैसे कर लेता, विधि सबका अलग अलग है एकदम। ये बनता तो सब बीजों से, धीरे धीरे जीवों का नहीं। वैसे अब तुमको लग रहा है कि सर दो मनुष्य यानी दो नर और मादा मिलता तब लैंगिक जनन होता है, पहले का कैसे आयल होगा, है ना। बोलिए ठीक है, दो यहाँ नर मादा मिलते तब जाके लैंगिक जनन होता है, एक नंबर वाला कैसे आयल होगा, पहले वाला। ये जीवों का धीरे धीरे निर्माण हुआ है, एक जीव से ही अलग अलग जीव बना है, क्योंकि सब में विभिन्नताएं है ना। मनुष्य हम क्या करें, पहले मनुष्य आ गया, पहले छोटा सा जीव बना जल में जाकर। ये जाके करोड़ों वर्ष पहले का इतिहास अध्ययन करोगे तब जाके वहां पता चलता है आजीवों में क्या विभिन्नताएं आ रहा है धीरे धीरे। वो जीव से जैसे आप धीरे धीरे इतिहास पढ़ोगे वहां पता चलेगा, वो बैक्टीरिया से, छोटी सी बैक्टीरिया राहुल, ये छोटी सी बैक्टीरिया से धीरे धीरे बैक्टीरिया से बड़ा जीव बना, उससे फिर बड़ा जीव बना, उससे बड़ा जीव बना, बनते बनते फिर बंदर का निर्माण हुआ, फिर बंदर का ही विकास होते थे, वही बंदर से मनुष्य का निर्माण हुआ। आईने से मनुष्य इतना ठीक हो रहा है, ये मनुष्य भी तो चेंज हो रहा है। पहले के मनुष्य आज से तुम 1000 वर्ष पहले के मनुष्य देखो, आजकल के मनुष्य बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर है, आजकल के मनुष्य में 10 साल के बच्चा ही उतना टैलेंट आ जाता है, पहले बूढ़ा तक न टैलेंट आ पाता था, क्योंकि वो चीजें भौतिक जीवन बदला है। इतना सोच मनुष्य में भी, पहले मनुष्य पढ़ना लिखना भी कुछ नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं था, मैंने मंदबुद्धि टाइप ज्यादा होता था, काम होता है मंदबुद्धि। और आगे जाके और भी मनुष्य ज्यादा डेवलप कुछ बनेगा, क्योंकि ये मनुष्य बनने में 1-2 वर्ष नहीं लगा, कितना लगा, करोड़ों वर्ष लगा है। खत्म नहीं, मनुष्य डेवलप कर रहा है ना। पहले के मनुष्य और अब के मनुष्य में अंतर है। पहले के मनुष्य क्या थे, पत्ता पहनता था शरीर में, अब पत्ता पहनता है। पहले पेड़ पौधा पर रहता था, गुफा में रहता था, जिन्हें चूहा घुस जाता बिल में घुस जाता था। ऐसा समझ में आ रहा बात, ये से जीवों का निर्माण हुआ है, तो उधर हम लोग नहीं जाना है। समझ में आया बात, तो ये बस के ये ठीक है, बोल कट के जनन करता है, अगर पुनरुत्थान या पुनर्जन्म करता पहले का कैसे आया होगा। ये जीवों की अलग अलग प्रजाति धीरे धीरे बना है, जैसे जैसे ढलते गया, पर्यावरण बदलते गया, ये भी क्या हुआ, अपने शरीर में बदलाव करते गया। समझ आ रहा है बात, क्लियर हुआ बात, कैसे ये सब चल कैसे रहा है। पहले का कहाँ से आया होगा, पहले का मनुष्य नहीं आया था, पहले बैक्टीरिया आया, छोटा सा जीव पानी में बना, अब वो बदलते बदलते एक दिन में नहीं, करोड़ों वर्ष। सोचो यहाँ 1 घंटा में, घंटा वाला कांटा 6 से 7 पर जाता है 1 घंटा में, और तब ओकरा देखो लगता है हिल भी नहीं करता है, लगता है जस के तस पड़ल है, ये कि 1 घंटा में कर रहा है। और यहाँ करोड़ों वर्ष में परिवर्तन दिखता है, और तुमको लगता है सर दिख नहीं रहा है, कैसे बन गया बंदर से मनुष्य। यहाँ घंटा वाला दिख नहीं रहा है, और तुमको करोड़ों वर्ष में दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, कारण कि इसमें इतना कम परिवर्तन होता है, इतना धीरे धीरे परिवर्तन होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन दिखने में कितना समय लगता है, करोड़ों वर्ष, तब जाके बंदर से मनुष्य बना है। पहले मनुष्य को पूंछ होता था, राहुल नजर भटक रहा है, हाँ ये बंदर ही करोड़ों वर्ष लगा, पहले पूंछ होता था, है ना। अभी तुम लोग पूछना है तब सर देखिए सर हाथ पीछे रख दिया, सर अपना ही पूंछ मेरे पर कर दिया है, पूंछ होता अभी पूंछ के लेकर लड़ाई चलता है। उधर से चल चिल्लाता है, देखिए सर मेरा पूंछ नोच लिया है ये। अच्छा ये समझ में आया ना, पुनरुत्थान या पुनर्जनन अपने मन से बोल सकते हो ना। इस जनन में यदि जीव का शरीर किसी कारण से अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है तो वो अलग अलग टुकड़ा ही नया जीव बना लेता है, इसे कहते हैं पुनरुत्थान या पुनर्जनन। कई टुकड़ों में, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कई टुकड़ों में, और जितना टुकड़ा उतना नया जीव।
समझा? चलो नेक्स्ट समझते हैं। देखो क्या को समझे, याद रखना है। पहला विखंडन, दो प्रकार के। दूसरा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। याद कहाँ रह रहा है, खाली मजा ले रहे हो कि? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तीसरा मुकुलन। मुकुलन क्या है? ये भी अलैंगिक जनन का एक भाग है। जिस प्रकार विखंडन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, उसी प्रकार क्या है मुकुलन। क्या है मुकुलन? क्या होता है मुकुलन? देखो, इस प्रकार के जनन में, यदि कह सकें तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार, यानी फूल जाना क्या है ना, छोटा सा उभार विकसित होकर बाहर निकलता है। जैसे तुम देख सकते हो, पहले क्या वो थोड़ा सा उभार आ गया, फिर थोड़ा सा देखो बाहर निकल गया, आई इस तरह से नया जीव धीरे धीरे टूट जाएगा। इसको कहते हैं मुकुलन, है? इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार विकसित होकर बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं मुकुल। इस तरह से निकला क्या कहेंगे मुकुल। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़कर पैतृक जीव से अलग हो जाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने जो ये पैतृक जीव था इससे निकल जाता है ना, और एक नया जीव का निर्माण करता है। इसे कहते हैं मुकुलन। ये तीसरा अलैंगिक जनन का तीसरा विधि है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, अपने आप होता है। उस समय कट जाता था, एकदम क्या होता है अपने आप, पहले ये फूल जाएगा, उभार आ जाएगा, फिर एक से वो निकल जाएगा बाहर में, या कहेंगे मुकुल। फिर ये मुकुल विकसित होकर के अपने पैतृक जीव से अलग हो जाएगा, अगर कहते हैं मुकुलन। अलैंगिक जनन का तीसरा भाग क्या है मुकुलन। चौथा 3 नंबर क्या है कायिक प्रवर्धन। क्या है कायिक प्रवर्धन, यानी कि बहुत से पौधों में उनके कायिक भाग, जैसे उसका पत्ता, तना, जड़, टहनी, उपयुक्त परिस्थितियां पाकर एक नए पौधे में बदल जाते हैं। इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। समझ में आया क्या है कायिक प्रवर्धन? बहुत सारे पौधों में देखने को मिलता है। अगर पत्ता को कहीं भी लगा दो तो पत्ता से नया पेड़ बन जाएगा, टहनी से नया पेड़ बन जाएगा ना, जड़ से नया पेड़ बन जाएगा। और क्या कहते हैं कायिक भाग। कायिक भाग का मतलब पत्ती, तना, जड़, टहनी, ये सबसे नया जीव बन जाता है। इसे क्या कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और लैंगिक जनन के चारों भाग समझ में आ गया? कौन कौन से भाग है? विखंडन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन। और लैंगिक जनन 4 प्रकार। चारों में थोड़ा थोड़ा ही बेसिक याद रखोगे, चारों याद रहेगा। और फिर पूरे किताब ही पढ़ लोगे ना, पूरे किताब तुमको लगे दिमाग में ही आ गया। बस इसके लिए थोड़ा एक्टिवली देखना है, सीधा होकर बैठना है तन करके। नहीं कोई ऐसा आई वही की समझोगे, कुछ समझोगे? कोई आंख बंद करके चुप रहा होता है। हाँ, कोई दोनों खंभा दोनों तरफ से लगाया है। पहले देखो नींद कैसे आता, सीधा होकर तन कर बैठना, अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी सीधा रखो, अभी आप ही नहीं आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रवाह तुम्हारे शरीर में लगातार होगा, एक्टिव रहेगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। झूक जाते हो, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता जहाँ जाना चाहिए, नींद आता है। पढ़ के शोषण आयरन कर रहे हो तुम लोग। कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण कर्तन यानी कलम लगाना, रोपण, इन विधियों द्वारा पौधे की पैदावार बीज द्वारा बने पौधों से ज्यादा और जल्दी होती है। यानी कि कायिक प्रवर्धन का ही प्रयोग करके आजकल कलमी आम नहीं कहती, कौन आम है कलमी आम, क्या करते हैं वो अपने से तना नहीं कटा, और मनुष्य जानबूझ के पहले थोड़ा सा काट के उसको लपट देते हैं और काट काट कर अलग करते हैं, तब जाके बनता है कायिक प्रवर्धन। और कहते हैं कर्तन या कलम लगाना। एक की होता है, तुम आम का बीज रोपो, है ना, बीज में आठी बीज रोपो और कलम काटो, तो कलम जल्दी विकसित हो जाएगा, बीज टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे पौधा विकसित होगा, अंकुर निकलेगा, है ना। आज तुम कलम लगाया तो जितना बड़ा लगाया हो जल्द बड़ा होना शुरू हो जाएगा, वो तो जल्दी होगा ना होगा। तो तुमसे नहीं लगता है, याद रखो सबसे ज्यादा कलम ही लगता है, सबसे ज्यादा वही लगता है। प्रक्रिया गलत है, इसका तरीका होता है ना, वैज्ञानिक विधि है। जितना भी आम तुम जाओ मेले में बिकता की होगा, आटे बिकता है,
सब कलम बिकता है। फरले आम होता है ना, आम का फल लगा हुआ है, अब वही खरीद कर लगाओ, लगले लगले रह जाएगा कैसे? हाँ लगाए, खरीद के लाओगे तो फरले था, ऐसा नाम मिलता है। मंजूर पूरे देखो, पूरे मंजूर ले जाके लगा दो, वो हो गया। हाँ तो उसको क्या कहते हैं? कलम लगाना, या तो कलम को रोपण, पहले उसको कर्तन करते हैं, फिर उसको कलम बनाते हैं, फिर उसको रोपण करते हैं। इससे होता है क्या? पौधों की पैदावार बीज के द्वारा बने पौधों से ज्यादा होता है और जल्दी होता है। तो अगर हम समय लगता है 5 साल, आइए तुरते आज से लगाया तोड़ के खा सकते हैं। हाँ कितना प्रकार के हुआ? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के है? कितने प्रकार के? बोलो तो, खड़ा हो गया अभिषेक बोलेगा, खड़ा बोलो, चारों का नाम बताना है। पहला बहुखंडन बोल दिए, विखंडन। दूसरा बोल दो अब, तीसरा, दूसरा क्या है? पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन। तीसरा मुकुल। चौथा कायिक परिवर्तन। 4 हुआ है। आप समझ में आ गया क्या? अच्छा ये सब था अलैंगिक जनन, हम तो अलग ही समझ रहे थे, बोले कि होगा कैसे, इसीलिए बड़ा इंटरेस्टेड होके बैठे थे। ये तो हम देखबे करते हैं कि आलूआ अंकुर जाता है, तो वही अलैंगिक जनन है, अंकुर गया नया आलू बनेगा ना। लेकिन ये तुमको, हाँ ये तो रोज ये जानबे करते थे, तो वो अलग है। लेकिन अलैंगिक जनन ऐसे एक ही आलू अंकुरता ही नहीं अंकुरता है, कि 2 आलू लगता है तब अंकुरता है, एक ही अंकुर जाता है, वो खरीद नया आलू बनता ही नहीं बनता है। सुधरोगे ना, बैठ जाओ। क्या अच्छा मिल जाता होगा ये सब कर ले, मैंने जो समझा देते हैं, जो बता देते हैं डिसिप्लिन, उसको तोड़ देने से क्या हासिल होता है? यदि तोड़कर तुम्हें खुशी, राहुल बार बार नजर इधर उधर रहता है, किरण लक्षण है रे। पता है ये बार बार मैंने, राहुल पी, एक भी दिन ऐसा क्लास नहीं होगा अगर नाम नहीं लेना पड़ेगा अब गलत तरीके से। अरे ये खुशी की बात नहीं तुम्हारे लिए, बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि तुम यहाँ अगर बोल तो टाल लोगे, लेकिन मौका मिला बहुत आगे पढ़ने का ना, तो रोना बन जाएगा ये काम तुम्हारा। सुधर जाओ, अभी समाज बता रहे हैं क्लास को में कैसे मेंटेन करें। देखो तुम जरा सोचो ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होता है। यदि डिसिप्लिन तोड़ने से तुम्हें आनंद प्राप्त होता है और खुशी मिलता है, सोचो तुम कहाँ जाओगे और क्या करने वाले हो। तभी हम कहते हैं पापा का पैसा मत बर्बाद करो। यदि नहीं सुधरो तब, नहीं सुधरना चाहते हो, यहाँ रहता हो तो बैठो घर में, बैठो काम करो कुछ। पापा बोलते नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ भी लिए मुझसे कुछ नहीं होगा, क्या हमारे अंदर बहुत अवगुण भरल है, हम दूर नहीं कर पाएंगे। उपयोगिता पढ़ रहे हैं, क्या उपयोगिता है इसका, किसका? कायिक परिवर्तन ना। यह उन पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। जैसे चमेली बीज उत्पन्न कर ही नहीं पाते हैं, है ना। केला बीज ही नहीं है ना। गुलाब, संतरा है बीज, लेकिन बीज से पौधा बनने में बड़ी समय लगता है। अंगूर, ये सब में क्या है? कायिक परिवर्तन करते हैं। समझ में आया बात? क्वेश्चन आएगा, कायिक परिवर्तन किन पौधों के लिए ज्यादा उपयोगी है? कलम की बोल दिया, की समझाकर कोई मतलब याद रहा है? कायिक परिवर्तन किन पौधों के लिए ज्यादा उपयोगी है? वो पौधा जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, तो अगर टहनी काट दो, कलम बना दो, नया पौधा बना लो। कायिक परिवर्तन किन पौधों के लिए उपयोगी है? अभिषेक भीतर से नहीं, ऊपर से सीधे बोलो। हाँ बोलो, खड़ा हो गया। कायिक परिवर्तन किन पौधों के लिए उपयोगी है? उन पौधों के लिए जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक परिवर्तन किन पौधों के लिए उपयोगी है? अभिषेक बताओ, खड़ा हो गए। कायिक परिवर्तन किन पौधों के लिए आवश्यक है? जैसे कौन पौधा जो बीज बनाने की क्षमता खो चुका है? होता है, लेकिन बीज से पौधा बनने में बड़ी समय लगता है, तो कायिक परिवर्तन ये तरीका सही है। केला ना, चलो ठीक है, बैठ जाओ।
केला का कभी बीज नहीं लगाता लोग, हमेशा उसका काई प्रवर्धन करते हैं। क्यों? गुलाब पेड़ है। चलो यहाँ ध्यान। ब्रायोफिल मजूबा की पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं विकसित होकर गिर जाती है और नया पौधा बन जाता है। एक यहाँ पत्ता बनाया दिख रहा है ना, ये पत्ता क्या है? पत्ता में ऑटोमेटिक देखे होंगे कुछ पत्ता में ऐसा होता है, एक उसी पत्ता से कली निकलता है, वो कली से नया पेड़ बन जाता है ना। तो इसको भी क्या कायिक प्रवर्धन कहेंगे। अगला बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग क्या है? राइजोपस जैसे अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। राइजोपस के ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं होती है जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। इनमें से विशेष कोशिकाएं अर्थात बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु मुक्त होकर नए राइजोपस का निर्माण करता है। सुरक्षा बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियां, तापमान, नमी, इसमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी इस तरह से ये विकसित होकर के जो बनता है, इसको क्या कहते हैं? बीजाणु, है ना। इसको कहते हैं बीजाणु धारक डंठल। ये बीजाणु को धारण किए जाते हैं, क्या कहते हैं? बीजाणु धारक डंठल। अब ये उसका केंद्रीय भाग है जो सभी डंठल को क्या है? पकड़े हुए हैं। देखो सब इससे निकले ना, इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग। आइए जड़, ये क्या है? जड़ कहते हैं मूलाभास। आइए इस तरह से जनन करते हैं। इसका नाम क्या है? बीजाणु समासंग, यानी बीजाणुधानी बनते हैं इसमें। इसके बाद एक लास्ट है उत्तक संवर्धन। ये क्या होता है? देखो, यह पौधों में जनन की एक आधुनिक कृत्रिम तकनीक विधि है। इसमें पौधों के शीर्ष भाग से कोशिकाओं या उत्तक को अलग करके एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। इसमें कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका का एक छोटा सा समूह बनता है जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि में विभाजन हार्मोन वाले माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ से छोटे पौधे बनते हैं जिन्हें मिट्टी में उगाया जाता है। यानी जो पौधे तुम देख रहे हो जो खासकर बिकता है 10 रुपया में, 50 रुपया में, इस तरह गमला में, इसी विधि से उसको उत्तक संवर्धन किया जाता है। उसके बीज को या अंकुर को, कोई पत्ते को डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं उत्तक संवर्धन। एक दिन में नहीं होता है, इसको भी महीना दिन तक उसमें रखा जाता है, फिर वो पौधा बन के बड़ा निकलता है तो बेच देता है। जितना भी प्लांट वगैरह में बिकता है वो सब इसी उत्तक संवर्धन से उगाया जाता है। इसका ये विधि है। अब आ जाए लैंगिक जनन, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और लैंगिक जनन आज हम पूरे पढ़े, घर में जाकर एक बार जरूर देखना। हाँ, पीडीएफ भेज देंगे, उसको देखना और भी अच्छा से पढ़ने की कोशिश करना। पीछे क्या देख रहा है? लैंगिक जनन में क्या क्या पढ़ने को मिला? अलैंगिक, लैंगिक कल पढ़ेंगे ना। अलैंगिक क्या क्या पढ़े? चलो राहुल पीखड़ा को बताओ शुरू से, कितना याद है कितना भूल गया वो लोग। नंबर 1, विखंडन कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? बहुखंडन। दूसरा या पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। तीसरा मकुलन। चौथा कायिक प्रवर्धन। और कुछ उत्तक संवर्धन। और उत्तक संवर्धन लास्ट में था। देखो यहाँ बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में बीजाणुधानी बनते हैं, जड़ से निकलते हैं, इस तरह से नए पौधा बनते हैं। और लैंगिक जनन इतना ही है। एक बार सारा पीडीएफ आज हम ग्रुप में डाल देंगे। इस पीडीएफ से सारा पहले तुम नोट कर लेना, ठीक है? और उसके बाद एक बार फिर शुरू से पढ़ना, पूरे क्लियर हो जाएगा। कुछ सवाल है पूछ सकते हो, है ना। अच्छा बताओ, और लैंगिक जनन पढ़ने के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? वैसे जनन जीव अपनी जाति का जैसे निर्माण करते हैं, जनन जीवित रहने के लिए जरूरी, लेकिन सत्य अपने जाति को हमेशा धरती पर रहने के लिए जरूरी है ना। इसलिए जेब प्रक्रम में ये नहीं आता है। जेब प्रक्रम में वो चैप्टर सब था जिसको जीवित रहने के लिए जरूरी था। जैसे श्वसन जरूरी है,
पोषण जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है जीवित रहने के लिए। जनन जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। जनन किसके लिए जरूरी है? हाँ, अपने जैसे संतान को जन्म देना। क्यों जरूरी है ये? ताकि धरती पर ये जाति लगातार रहे। चलो आज इतना ही रहने देते हैं।